आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अगले 9 मंथ्स में क्लैट पीजी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। फिर चाहे आप पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एलएलएम करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो किसी अच्छे एनएलयू से, या आप जैग एंट्री के लिए कर रहे हो, डजेंट मैटर। सारी ही केसेस में ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर साबित होगी। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पेपर पैटर्न के साथ। फिर हम लोग एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे, पेपर पैटर्न के हिसाब से कैसे हमें वर्क करना है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कि आपको कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जो केस लॉज होते हैं उनको आपको आपके सब्जेक्ट के साथ मिलाकर इंटरलिंक करके कैसे आपको पढ़ाई करनी है, उनकी रिसर्च आपको कैसे करनी है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किन सोर्सेज का यूज करना है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज जरूर देखिएगा। अब बिना देर के शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न के साथ। देखिए, आपका जो क्लैट पीजी एग्जाम होता है वो आपका एक 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जो आपका पैटर्न होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत किया तो। उसके अलावा आप फिर जब बात करते हो पेपर के अंदर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपसे उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो आपका जो पैराग्राफ है वो किसी केस के एग्जर्प्ट से हो सकता है, वो किसी ब्लॉग से हो सकता है, वो किसी किताब से हो सकता है, वो किसी कमीशन की रिपोर्ट से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और उसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन कि मान लो 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन का आपका पेपर आया तो पैराग्राफ लंबे लंबे होते हैं, और या फिर मान लो 20 पैराग्राफ 6 क्वेश्चन का या 24 पैराग्राफ 5 क्वेश्चन का पेपर आया तो वहां पे पैराग्राफ का लेंथ तो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ने की वजह से पेपर की लेंथ अपने आप इंक्रीज हो जाती है, डिफिकल्टी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो आपको एक ही पेपर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ डील करना पड़ता है, विच मेक्स द पेपर अ बिट डिफिकल्ट। और नहीं तो आपको लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ के बहुत ही डीप क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर केस लो या टॉपिक के अंदर से। तो यहाँ पे आपको जो अपनी पढ़ाई करनी है तो आपको इन तीनों ही पैटर्न के हिसाब से अपने आप को रेडी रखना है कहीं ना कहीं, और हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो इसी बात को इनकैप्सुलेट करते हुए यहाँ पे चलेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके पास देखिए टाइम अब कितना बचा है। आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि यहाँ पे 14 मार्च 15 मार्च हो चुकी है, और यहाँ पे अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका थोड़ा सा 9वां महीना, मैं कहता हूँ 10 तारीख को पेपर होता है तो आपका 9वां महीना हो गया, तो आपका टोटल 9 महीने बचे हैं। अब इस टाइम पीरियड में अगर आपको पीएसयूज के लिए पढ़ाई करनी है तो आपको प्रिपरेशन इसी वक्त राइट नाउ शुरू करनी होगी। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर आप तैयारी कर रहे हो टॉप 5 कॉलेजेस के लिए भी तो भी आपको राइट नाउ तैयारी करनी पड़ेगी, बस आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी कम होगी। अगर आप जैग एंट्री के लिए कर रहे हो तो आप थोड़ा सा आराम से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको जुलाई अगस्त के महीने में भी शुरू करोगे तो आपका काम कहीं ना कहीं हो जाएगा, बाकी आप अपना कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहो। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो पहले से आपने अगर टॉपिक्स पढ़ के रखे हैं, अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, तो आप भी जुलाई अगस्त से भी तैयारी अगर शुरू करोगे आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप फ्रॉम स्क्रैच कर रहे हो, अगर आप टॉप 5 कॉलेज या फिर आप पीएसयूज के लिए कर रहे हो तो अभी जुलाई आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन फंडा कि टाइम किसके पास कितना बचा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो किस आपको उस हिसाब से करनी है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किस कौन सी चीज पहले आती है, कौन सी चीज बाद में आती है। अब देखिए, सबसे पहले आपका आता है फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे होता क्या है, आपका चाहे 12-10 का पैराग्राफ आए चाहे 24-5 का पैराग्राफ आए, एक जो चीज चेंज नहीं होती है वो ये होती है कि उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स के अंदर से क्वेश्चन आते हैं वो कभी चेंज नहीं होगा। जो आपने स्टेट्यूट पढ़ा है उसमें से कभी भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले उस चीज को मास्टर करना है। ये चीज अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आप अगर मॉक पेपर देने जा रहे हो तो आप एटलीस्ट 55 से लेके 60 मार्क्स किसी भी अच्छे मॉक पेपर में अपने पेपर के अंदर ला सकते हो, केवल फाउंडेशनल स्टडीज के प्रिपरेशन से, केवल उससे जो आपके कोर सब्जेक्ट है आप वो पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। फिर दूसरी चीज होती है वो आपकी होती है केस लॉज की स्टडीज, और इसमें जो केस लॉज आते हैं उनकी मैं अभी बताऊंगा प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, लेकिन आपके उसके लिए लैंडमार्क केसेस और रीसेंट केसेस इसमें आपको पढ़ने होते हैं। और इसके अंदर अगर आप सही से प्रिपरेशन अपनी कर लेते हो तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 65 से लेकर 70 पहुंच जाता है बहुत आराम से, जैसे ही आप ये चीज कर लेते हो। 10 मार्क्स का इंक्रीज आता है मॉक पेपर्स के अंदर। और फिर लास्ट में मॉक पेपर्स और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे अच्छे होते जाओगे, आपका मार्क्स आराम से फिर 75 से लेके 85 या उससे ज़्यादा के रेंज में यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है मॉक पेपर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा फंडा ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, और जिस स्टेप को आप जितना पूरा करोगे उतना आपका रिफ्लेक्शन आपको रिजल्ट्स के अंदर अपने दिखेगा। अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आपको एक एक पार्ट को किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग को ये डिस्कस करना होगा कि जो हमारा सिलेबस है वो है क्या, और हमें उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज आई थी, कैसे हुआ था।
अगर आप लास्ट के 4 ईयर के 5 ईयर के पेपर्स अगर देखोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर बार पेपर के अंदर आए हैं। कभी कभी मान लो फैमिली लॉ नहीं आया तो वो अलग की बात है। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, और लास्ट में आपके आते हैं प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ, लेबर लॉ, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे कम पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, या फिर अगर आते भी हैं तो फिर 1 या 2 पैराग्राफ मुश्किल से आएगा, बहुत ही 24 पैराग्राफ वाले पेपर के अंदर। तो इसके अंदर उतनी डेप्थ में अगर आप पढ़ाई नहीं भी करोगे तो आपका काम कहीं ना कहीं चल जाएगा। लेकिन ये जो आपके 2 लेयर ऑफ सब्जेक्ट्स है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इन सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड कैसे करोगे उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, और मेरी आपसे रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप जो सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो इन 4 पार्ट्स में इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, और हर पार्ट को आप 1 महीने का टाइम दो, आपका काम बहुत आराम से होगा। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और अदर के हिसाब से मैंने इसको बांटा है, तो ये आपका हो गया। अब इसके अंदर भी अगर आपको चाहिए कि आपको प्रॉपर क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स मिले, तो आप मेरे साथ ज्वाइन करिए इस जर्नी में क्लैट पीजी की। और यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जो आपका होगा एग्जाम के एक एक सब्जेक्ट के लिए, अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम वेरी क्वालिफाइड एंड वेल रेड फैकल्टीज आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में आपके 50 पूरे कॉम्प्रिहेंसिव मॉक पेपर्स होंगे, जिसमें 25 आपके लाइव मॉक पेपर्स होंगे। साथ ही में सब्जेक्ट वाइज 100 मॉक पेपर्स होंगे। फिर उसके अलावा हम लोग बात करते हैं केस लॉज की, तो हम लोग पूरा यहाँ पे इंटरलिंक करके चलते हैं कि आपको जो पढ़ाई करनी है सब्जेक्ट्स की, जो आपको केस लॉज पढ़ने हैं उनको आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा हम लोग एकदम बता के आपको देते हैं। और जितना आपका टारगेट होता है, टारगेट के हिसाब से आपको हम लोग पूरा यहाँ पे प्लान बता के देते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। पूरी टाइम पे मेंटरशिप के लिए मैं खुद पर्सनली वहां पे आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है तो आप केवल 5499 में इस कोर्स के अंदर एनरोल सीधे सीधे कर सकते हो, यहाँ पे ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस कोर्स के रिगार्डिंग, आप मुझसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अपनी शुरू कैसे करना है। अब देखिए, होता क्या है कि बिना ये जाने कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए, आप अगर कूद गए तो दिक्कत करेगा। तो पहले तो ये देखो कि आप पर्टिकुलर जो आपका ब्लॉक ऑफ सब्जेक्ट्स में कितने आप अच्छे हो। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अच्छे हो तो आप उसको कम टाइम दो, बिजनेस लॉज में अच्छे हो उसको कम टाइम दो, और उसके हिसाब से पूरा चार्ट प्रिपेयर करो। पहला काम ये होगा। उसके बाद एक एक करके हम लोग ये देखते हैं कि एक एक जो आपका पार्ट है उसको आपको कैसे कैसे, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स और बेराइट्स आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसकी जो पढ़ाई होती है उसके अंदर आपको मेक श्योर ये करना है कि जैसे एक इंटरकनेक्टेडनेस होती है हर चीज में, हर सब्जेक्ट में, उसको आपको समझना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। अब जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर मैं अगर पढ़ रहा हूँ, केवल एक टॉपिक है रिजर्वेशन का, ठीक है, तो रिजर्वेशन के अंदर में आपको आर्टिकल 15 के अंदर जाना है, आपको उठा के आर्टिकल का क्लॉज 1, 2, 3 तीनों पढ़ना है। फिर उसके बाद जो 4, 5, 6 है वो आपका कब आया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, किस केस जो है उसमें जो है आया, उसके बाद जिसकी वजह से कुछ चेंज आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, फिर किसी पार्ट को चैलेंज करा गया, फिर कौन से रूल्स चेंज हुए, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। एक एक डिटेल, एक एक लेंथ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसी को आपको इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है, किसके साथ, जो अभी रिसेंट में लैंडमार्क केसेस आए हैं उसके साथ। अभी नागेश्वर राव का बहुत ही अच्छा जजमेंट अभी आया था जरनैल सिंह वाले केस में, आपको वो पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा जो जितने केसेस यहाँ पे आए, जैसे मान लो जयश्री लक्ष्मण पाटिल का केस आया आर्टिकल 14, 15 के हिसाब से, वो क्या है कैसे है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, और आपको इंटरकनेक्ट सब करके सब कुछ पढ़ना है। ये एक पहला फैक्ट हो गया। और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सारा ही कुछ आपको पढ़ना है, कुछ आपको छोड़ना नहीं है। फिर आता है लेबर लॉ। अब लेबर लॉ मैंने यहाँ पे इसलिए इसको इंक्लूड करा है इसके अंदर बिकॉज लेबर लॉ जो है उसका जो आपका सब्जेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से काफी हद तक इंटरकनेक्टेड है, इसलिए आपको पढ़ने में उसको आसानी होगी। और सेम चीज आपके एनवायरमेंटल लॉ के साथ भी यहाँ पे बात वर्क करती है, और सेम बात आर्बिट्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में यही मोटा मोटा यहाँ पे होता है। सबको ही आपको जाना है, बेरैक्ट वाइज इसको आपको करना है। तरीका क्या होगा कि आप जैसे मान लो यूएपी हम लोग उठा लेते हैं, जैसे लेबर लॉ हम लोग उठाते हैं मान लो, उसमें आपको उस एक्ट का हिस्ट्री, उसके फीचर्स, फिर उसके अंदर जो मेन आपके पॉइंट्स दिए हुए, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट टाइटल है, लॉन्ग टाइटल है, फिर जैसे सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज आपने पढ़ लिया, चैप्टर 4 आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 7 आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपने पढ़ लिया। उससे जुड़े हुए आपके केसेस आपने जो रिसेंट में आए हैं लैंडमार्क वाले, वो आपने पढ़ लिए। फिर उसका क्या कनेक्शन है आर्टिकल 21, 20, 22 से, वो आपने पढ़ लिया। मतलब ये लेबर लॉ में भी आपको करना है, एनवायरमेंट में भी आपको सेम काम करना है, इस तरीके से आपको पढ़ाई पूरी करनी है। और फिर उसके अंदर ये ध्यान रखिए कि आप महीने भर के अंदर, 1 मंथ के अंदर इस पूरे काम को अच्छे से खत्म कर दीजिए, वरना यहाँ पे डिफिकल्टी होगी। इसके साथ में अगर आप मान लो इस चीज को भी देख रहे हो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लैंडमार्क केसेस भी करने हैं, तो आप एटलीस्ट एससी ऑब्जर्वर के वेबसाइट पे चले जाइएगा।
वहां पे आपको मोटा मोटी जो लैंडमार्क केसेस मिल रहे हैं उनको भी प्लीज साथ ही में इसके करिएगा, तो आपको काफी फायदा यहाँ पे होगा। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि महीने भर के अंदर ये लैंडमार्क केसेस जो है वो आप करो साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। फिर साथ में अगर आपको मान लो ये पढ़ाई संभव लॉ के साथ मिलकर करनी है, तो हम लोग आपको पूरा स्टडी प्लान वहाँ पे मैं आपके साथ पूरा बात करके पूरा आपको बता दूंगा कैसे आपको क्या पढ़ाई करनी है, जो स्टडी मटेरियल दिया उसके हिसाब से आप अपना कर सकते हो। ये पूरा करके हम लोग आपको कोर्स के अंदर देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बिजनेस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए बिजनेस लॉ के अंदर तीन आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, फिर उसके साथ में पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये सब आप साथ ही में पढ़ते हो मोटा मोटी। इसके अंदर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, मिला के पढ़ना अगर आपको पूरा बिजनेस लॉ के पार्ट को। और ये पूरा आपको कहीं ना कहीं खत्म करना है फिर से 1 मंथ के पीरियड में, इससे ज्यादा आपको लगाना नहीं है यहाँ पे। और इसके अंदर भी जो पढ़ाई का तरीका है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको हाई कोर्ट के केसेस नहीं देखने, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आपको यहाँ पे मोटा मोटी देखने हैं। और मेक श्योर करना है कि आप पार्ट ए और पार्ट बी अच्छे से पढ़ो। फिर जब कंपनीज एक्ट की बात आती है वहां पे भी आप जाइए, बेर एक्ट पे उतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे कंपनी कौन है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, उसके अंदर कौन कौन से आपके मीटिंग्स होती हैं, किस तरीके से मेमोरेंडम एसोसिएशन काम करता है, आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको आप अच्छे से देख लीजिए। उसके साथ में जो आपके रिसेंट में केस लॉज आए हुए हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए, आपका काम यहाँ पे आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जैसे पढ़ रहे हो तो उसको आप थोड़ा सा लेट में भी करोगे तो काम आपका चलेगा, कैसी दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी टीपीए का ही पार्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, सब कुछ यहाँ पे आपका टॉर्ट्स का ही सॉरी मान लीजिए पार्ट है, तो आप उसको साथ में मिला के अपना पूरा एक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं, आसान में हो जाएगा। केस लॉज इसमें बहुत आपके नहीं आते, थोड़े थोड़े रिसेंट केसेस आते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत देख के चलना है। और वो रिसेंट केस लॉ वाला काम अगर बाद में भी आप करोगे तो भी चलेगा, वरना अगर आपको कैसे क्या करना वो मैं अभी आपको केस लॉ वाले पार्ट में समझाऊंगा। इसके बाद जब बात आती है क्रिमिनल लॉ की, तो यहाँ पे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। यहाँ पे कायदे से होना चाहिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, न्याय सुरक्षा संहिता, ये सब कुछ होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी ये एक्ट अभी आपके इंप्लीमेंट हुए नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। इन्हीं सब सब्जेक्ट्स के अंदर से जो टॉपिक्स हैं उनको आप कायदे से कर लीजिए और बेर एक्ट खोलिएगा, और जो नया वाला आपका एक्ट आया वो खोलिए, और जो शफलिंग हुई है यहाँ पे वो अपना नोट कर लीजिए। आपको किसी वेबसाइट पे शफलिंग पूरी मिल जाएगी, कौन सा सेक्शन किस उसमें गया आप वो देख लो, कम आपका हो जाएगा, कुछ आपको चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। फिर सेम काम आपका ये जितने आपके एक्ट्स हैं इनको आप देख लीजिए, इनके अंदर के केस लॉज जो आपके इंपॉर्टेंट आए हैं उनको आप रिसेंट वाले देख लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया था यूएपी आपको कैसे करना है, इसके लिए आराम से वो हो जाएगा। साथ ही में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के लिए भी आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो इस बात को मेक श्योर करो कि आप जो पूरा आईपीसी है वो आप पूरा पढ़ो, सीआरपीसी पूरा पढ़ो, एविडेंस पूरा पढ़ो। यहाँ पे कोई पार्ट छोड़ने की कोशिश मत करना, बिकॉज अभी आपके पास 9 महीने का प्रॉपर टाइम है, तो अगर आप पूरा महीना लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो आप आराम से इन सब्जेक्ट्स को कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर लॉज के। तो अदर लॉज के अंदर देखो इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कहीं ना कहीं यहाँ पे। इनके अंदर आपको कोशिश करना है कि 10 दिन लगा के पूरा खत्म करिए। दोनों ही सब्जेक्ट्स में फंडा ये होता है कि आप एक बार कोर पढ़ लीजिए कि इंपॉर्टेंट जो मैंने बेसिक से एक बार पढ़ लिया, उसके बाद जब भी मेरे सामने पैराग्राफ आएगा, मतलब जूरिस्प्रूडेंस में से पैराग्राफ आया, इंटरनेशनल लॉ से पैराग्राफ आया, तो मेरे को तुरंत पता चल जाए कि किस पर्टिकुलर पार्ट से बिलोंग करता है, और फिर पैराग्राफ के अंदर से या तो मेरे को आंसर मिलेगा, और या फिर जो मेरी नॉलेज है मैं उसकी बेसिस पे गेस वर्क करके आंसर यहाँ पे निकाल लूंगा। बिकॉज इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में पैराग्राफ ये लोग कहाँ से देंगे मोटा मोटी पता नहीं चलता है। इंटरनेशनल लॉ में भी अगर मैं बात कर रहा हूँ आपकी, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी यहाँ पे ये लोग जो पैराग्राफ होंगे रिसेंट जो आपके केसेस आते हैं उसमें से ये लोग देते हैं, बट कौन से पर्टिकुलर एवेन्यू को देंगे वो कर पाना प्रिडिक्ट थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप जब इसकी पढ़ाई करो तो कोशिश करो कि बेर एक्ट जो है आपके अलग अलग आपके स्टेट्यूट्स की वो अपना देख लो, कन्वेंशन देख लो, वो देख लो, आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है बात हिंदू लॉ की। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, हिंदू लॉ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप कर लीजिए, बेर एक्ट के साथ कर लीजिए, आराम से आपका काम यहाँ पे हो जाएगा 5-10 दिन में। और उसके साथ में आपके जो रिसेंट केसेस आ रहे हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उन दोनों को आपको देख के चलना है। और सेम काम आपको लेबर लॉ के साथ भी करना है कि लेबर लॉ के अंदर भी आपको थोड़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ही देख के चलना है, बिकॉज अभी के पेपर में ये हाई कोर्ट से केसेस इन्होंने लेके पूछे, तो जो भी आपका रिलेवेंट रहेगा वो आपको देख के चलना है। और यही सेम चीज हम लोग भी अपने कोर्स के अंदर पूरा प्रोवाइड आपको करके देते हैं, तो आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि मैं केसेस कहां से ढूंढूं, केसेस में कहां से पढ़ूं। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट, तो ये सब कुछ वही करना है। आपका आईपीआर का सब्जेक्ट्स आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आईटी एक्ट भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, कब आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 4 महीने में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा केस लॉस अपना लैंडमार्क कर करके आपका ये मोटा मोटी सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो गए। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगले 9th जो आपका दूसरा पार्ट है कि आपको कैसे उसको वो करना है। अब देखो जो आपका सोर्सेज आपको यूज करने हैं इन सारी पढ़ाई के लिए, उसमें आप एक काम या तो ये कर सकते हो कि आप या तो यूट्यूब पे जाओ
और यूट्यूब के ऊपर आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए आपको लेक्चर्स आराम से मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए। आप उसको रेफरेंस लेके साथ में एक अच्छी कोई बुक आप उठा लो, चाहे आप एकेजन सीरीज का बुक यूज़ कर सकते हो, और साथ में बैराक्ट का भी होल्ड रखना, उसमें जो जो आपका दिया हुआ है सेक्शंस उसको नोट्स बनाते हुए चलना काफ़ी आपको आसानी करेगा। उसके साथ में आप कोशिश करो कि जैसे रेडी रेकॉर्डर आती है परीक्षा मंथन किताब, उसको आप रख लेना, रिविजन के लिए आपको बहुत काम आएगी। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जब आप केस लॉस की पढ़ाई कर रहे हो तो केस लॉस की पढ़ाई के लिए आप दो सेट्स ऑफ रजिस्टर्स को मेंटेन करो। एक के अंदर आप जैसे मान लो आपने लैंडमार्क केसेस को पढ़ा, अब लैंडमार्क केसेस के अंदर आपने जब पढ़ाई करी तो वहां पे आप जैसे मैं बात करता हूँ ये लैंडमार्क केसेस का कैसे और क्या पढ़ना है मैं आपको उसके हिसाब से समझाता हूँ। आपको सबसे पहले नेम ऑफ द केस यहाँ पे नोट करना उस रजिस्टर के अंदर, फिर आपको नोट करना है कोरम क्या था, जिसमें क्या मान लो कंकरिंग ओपिनियन डिसेंटिंग ओपिनियन किसने क्या थी वो आप नोट करोगे। फिर उसके अंदर आप नोट करोगे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जो भी लैंडमार्क रिसेंट आपके ओवरव्यू में मान लो रेफरेंस में लिया गया उसको आपने नोट करा। फिर उसके बाद आपके जो लॉज यहाँ पे इन्वॉल्व हुए उस पर्टिकुलर केस के अंदर लैंडमार्क वो आपने नोट किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपने जो डिसीजन आया था कोर्ट का उसको आपने पकड़ना शुरू करा। उसमें आपने मेन मेन पॉइंट जो रजिस्टर्ड डिसीजन आई है वो आपने पकड़ के नोट कर लिए, ये आप किसी अच्छे वेबसाइट जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एससी ऑब्जर्वर, एक तो आपको वहां से रेफरेंस लेके अपने ये नोट्स बनाने हैं, एक काम ये। उसके बाद जो दूसरा आपको काम करना है वो है कि आपको इस टाइप के जो जजमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस, इनको आपको करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया लैंडमार्क केसेस जो होते हैं ये आपके वही वाले होते हैं। फिर ऐसे डिसीजन जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई होती है, जैसे मान लीजिए रजनीश वर्सेस नेहा के केस में मेंटेनेंस को लेकर गाइडलाइंस दी कोर्ट ने या कुछ वैसा करा वो सब कुछ। फिर ऐसे डिसीजन जिसमें कि मान लो कोई कंट्रोवर्शियल इशू यहाँ पे रेज हुआ, जैसे मान लो अमीर देवगन है, अर्नब गोस्वामी का जजमेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस उन्होंने दिया कुछ कुछ केसेस को लेके, कंट्रोवर्शियल आपका न्यूज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा कवर हुआ ये केस, इस टाइप के केसेस को। फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जैसे मान लो के नजीब है यूएपीए के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट, जैसे सीआरपीसी के अंदर बेल जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर कई सारे जजमेंट्स आते रहते हैं, उस टाइप के केसेस को आपने पकड़ा। और तीसरा आपका हो गया ऐसे डिसीजन जो कि किसी पर्टिकुलर एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जैसे मान लो जर्नैल सिंह लक्ष्मी नारायण गुप्ता आपका आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन प्रमोशन में मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट केस, इसको आपको बेसिकली केसेस को देख के चलना है। और ये काम आपका नंबर 1 एससी ऑब्जर्वर पे लैंडमार्क केसेस आपको मिलेंगे। नंबर 2 आपका लाइव लॉ है, जैसे लाइव लॉ के ऊपर आप एक तो बैठे रहो, वहां पे आप केसेस को नोट कर सकते हो, वहां पे आपको कंपेंडियम्स मिल जाएंगे, हर मंथ वाइज ही मिल जाएगा और आपको सब्जेक्ट वाइज ही मिल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट केसेस है, उसको आप रेफरेंस ले सकते हो। और दूसरा आपका एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग करके एक आपकी वेबसाइट है, उसको आप रेफर कर सकते हो, ये वेबसाइट आपकी कुल मिला के फ्री है, तो इसके ऊपर आपको 90% केसेस मिल जाएंगे, लेकिन कुछ केसेस आपके लिए आपको लाइव लॉ पे ही जाना पड़ेगा। लाइव लॉ के अलावा आप किसी मतलब एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग पे आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो पीएसयूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पीएसयूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लाइव लॉ का एनरोल करो और उसके अंदर से पढ़ाई करो, वरना आपका एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग से भी मोटा मोटी काम यहाँ पे चल जाएगा, मोर और लेस काम आपका चल जाएगा, आपको बहुत वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो टॉप 5 के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको स्कोर वैसे भी 75 के आसपास चाहिए, तो उतने के लिए आपको जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, बट कोशिश वही होनी चाहिए 75 से 65 पे भी स्कोर गिर सकता है, तो उसमें दिक्कत आए तो आप वो कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा YouTube आपका सबसे अच्छा साथी है, आपके जो बेराक्ट्स हैं वो आपके सबसे अच्छे साथी हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। आपको बुक्स के नाम पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूज़ करिए एके जैन सीरीज को, रेडी रेकुनर को, और या फिर अगर आप बात करते हो तो जो भी कोई अगर मान लो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जे.एन. पांडे हो गई, इंटरनेशनल लॉ में हो गया तो उसके अंदर आप चाहो तो अब उसमें चाहो तो एच.ओ. अग्रवाल यूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी मोटी बुक है पर काम आपके आ सकती है। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप चाहो तो एन.वी. प्रांजपे या फिर बी.एम. त्रिपाठी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके की बुक से आप अगर रेफरेंस ले लेके थोड़ा थोड़ा चलोगे तो आपका काम यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैं बात करता रजिस्टर्स के लिए कि आपको कैसे करना था, तो रजिस्टर्स के लिए देखिए एक जैसे मैं आपको बताया कि जो केसेस मैंने अभी आपको समझाए उनको आपको एक एक पन्ने, जैसे लैंडमार्क केसेस में 2 पन्ने का आपने नोट्स बना लिया उस चीज का जो मैंने आपको बताया वो आपने करा, और जो आपके छोटे केसेस होते हैं उनके लिए आपने एक एक पन्ने के या हाफ पेज के नोट्स बना लिए, और उसमें आपने जो छोटे छोटे केसेस होते हैं रिसेंट वाले उनके लिए आपने कुछ नहीं नोट करा, आपने केस का नाम उसका जो मेन मेन पॉइंट्स है वो नोट करके अपना वो कर लिया, ज़्यादा उसमें जजेस के नाम पे आपको नहीं जाना, ये आपने कर लिया। और उसके बाद जो दूसरा आपको काम करना है वो ये है कि सब्जेक्ट के साथ इंटरकनेक्ट करके उसको चलना है। फिर कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने अगर पढ़ा तो मैंने उसका एक रजिस्टर बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ये केसेस का रजिस्टर है, और इसका एक मैंने इंडेक्स बना लिया। इंडेक्स के अंदर मैंने केस का नाम लिखा, किस पर्टिकुलर आर्टिकल से बिलोंग करता है वो लिखा, और उसके हिसाब से उसका मैंने जजमेंट जो था एक रेशियो वो लिख लिया, फिर जो दूसरा था वो लिखा। इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज करने जाओगे ना लास्ट के 1-2 महीने में, तब आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको 2 रजिस्टर बना के जरूर चलने, इसका 100% ध्यान रख लो।
ठीक है, मेक श्योर ऑफ दैट। और उसके अलावा इस चीज का ध्यान रखो कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो, कि जब आपको मैं कह रहा हूँ कि हाँ दिन में जैसे मान लो आप पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 4 घंटे का टाइम अपनी प्रिपरेशन को अगर देना है, मैंने आपको कहा तो आप पूरा 4 घंटे पूरा प्रॉपर दो। मैं क्या कहता हूँ 5 घंटे देना, 5 घंटे दो, तभी आपका काम बनेगा। लास्टली आपका जैसे अब रीडिंग हैबिट आपको बिल्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस एग्जाम के लिए, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वो है, तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज एक अच्छी चाहिए होगी। तो अगर आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर आपको ये पूरी मॉक टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड आपको मिलती है। 50 मॉक पेपर्स पूरे होते हैं, हर पैटर्न के ऊपर हम लोग उसमें जाते हैं, तो आप वो एनरोल जरूर करिएगा। अगर आपको केवल मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, अलॉन्ग विद केस लॉ आपको वो कोर्स भी मिल जाएगा। और उसके साथ स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स होते हैं वो भी आपको लगाने हैं, कि आपने मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा तो उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मॉक पेपर आपने लगा लिया, तो आपका काम यहाँ पे कहीं ना कहीं आसान हो गया। उसके लिए भी हमारे कोर्स के अंदर सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर अलग से क्लैट पीजी के पैटर्न के हिसाब से दिए रहते, तो आप वो भी एनरोल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जब आप कर लोगे तो पहले 4 महीने में आपने ये काम करा, अगले 4 महीने में अपने केस लॉज के ऊपर मॉक पेपर्स के ऊपर फोकस देते हुए आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट है कुछ भी आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।